cations or anions responsible for conductivity, responsible for conduction of electric current. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कौन सा होता है, अल्टरनेटिव करंट्स होती है या डायरेक्ट करंट होती है ये। तो यहाँ पे एक पॉइंट्स आप याद रखना कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव हम कहते हैं उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज जो मेरा लेक्चर है ICSE में चैप्टर नंबर 6 है, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन given by 7-8 Arrhenius. In 1887, according to ionic theory. ठीक, तो इसका इन 1887 में जो आयनिक थ्योरी के रिलेटेड इसने 7-8 आर्गेनिक्स ने इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशंस का थ्योरी दिया था। इसके कुछ टर्म्स और पॉइंट्स होते हैं, पहले समझते हैं और उसके बाद इसको हम स्टडी करेंगे। पहले अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स बनाएं, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास क्या होता है, आपको पता है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड और दूसरा क्या होता है, कैथोड होता है। अब सिंपली ये हमारे पास क्या है, कैथोड और एनोड्स दो इलेक्ट्रोड्स भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे आपको ये बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आने आ जाए। तो अब यहाँ पे ये क्या है, हमने दो इलेक्ट्रोड्स बनाए, बैटरी के ये पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल्स। यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होती है। जैसे इसमें कोई भी हम सब्सटेंस डाल रहे हैं, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड हमने सॉल्यूशंस के फॉर्म में यहाँ पे डाला, तो मीन्स सॉल्यूशन किस फॉर्म में, वाटर के साथ सॉल्यूशंस में ब्रेक हो जाए। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को जैसे हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने में ये किस में डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट इनटू आइंस। किस में डिसोसिएट होता है, आइंस में डिसोसिएट हो जाता है। जैसे ये आइंस में डिसोसिएट होता है तो डिसोसिएट्स के बाद अब देखें कि इसमें कौन कौन से आइंस होते हैं। ये तो हमें पता है, एक क्या होता है केटाइंस और दूसरे क्या होते हैं एनाइंस। ये जो केटाइंस और एनाइंस होते हैं दोनों क्या करते हैं, अलोदी करंट किसको अलो करते हैं, करंट को क्या करते हैं, ये अलो करते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। जैसे ये आइंस में डिसोसिएट्स होते हैं, डिसोसिएट्स में कैटाइंस और एनाइंस या कहते हैं करंट को अलो करते हैं। अब जैसे ये आइंस होते हैं, ये कैटाइंस और एनाइंस कौन से हैं, ये भी इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ये जो दो जितने भी आइंस हैं कैटाइंस और एनाइंस किसको कैरी करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिकल चार्ज को कैरी करते हैं तो ये फ्लो करते हैं रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, फ्लो टू रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। जैसे वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या शो करता है, कंडक्टिविटी, या इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या शो करता है, कंडक्टिविटी भी शो करती है। तो ये था 7-8 आर्गेनिक्स 1887 में सिर्फ थ्योरी दिया था, इसमें क्या था, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशंस। अगर थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशंस अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले आपको ये समझाता हूँ रिपीट्स करने के लिए। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने क्या किया, कोई भी कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर डिजोल्व करने के बाद ये क्या होता है, डिसोसिएट इनटू आइंस में हो जाता है। जैसे ये आइंस में डिसोसिएट, आइंस कौन से होते हैं, हमारे पास कैटाइंस और एनाइंस दो आइंस होते हैं। ये दो आइंस की वजह से इसमें ये क्या करते हैं, अलोदी करंट्स को क्या करते हैं, अलो करते हैं। और ये जो आइंस होते हैं कैटाइंस और एनाइंस इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करके किसमें, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, ठीक है। और एक बात की, ये जो कंडक्टिविटी होती है ये डिपेंड्स करता है एक तो कंसंट्रेशन ऑफ आइंस की, दूसरा स्पीड ऑफ आइंस की। ये भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये जो कंडक्टिविटी होती है
डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आयन एंड स्पीड ऑफ आयंस। इन दोनों के ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड्स करता है। जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करके सोडियम क्लोराइड चेंज हो जाता है सोडियम प्लस क्लोरीन में, पॉजिटिव और नेगेटिव अपने इलेक्ट्रोड्स तरफ मूव कर गए। ये क्या होगा, कैटायंस, तो ये क्या बन जाता है, एनायंस बन जाता है। तो एनायंस कहाँ पे आ जाता है, एनायंस एनाइन एनोड्स के तरफ, कैटायंस कैथोड के तरफ। जैसे ये सोडियम क्लोराइड है डिसोसिएट होता है सोडियम और क्लोरीन में, सोडियम आयंस और क्लोराइड्स, यहाँ पे ये क्या होता है, कैटायंस हो जाता है, ये क्या बन जाता है हमारे पास, एनायंस हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं कि एनायंस कहाँ पे चला जाएंगे और कैटायंस कहाँ पे चलेंगे। ये बात याद रखना, जो एनोड होता है हमारे पास, ये एनोड्स पे क्या शो करते हैं, एनोड्स पे कौन सा रिएक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन शो होती है और कैथोड पे रिडक्शन शो होती है। कैथोड पे जो रिएक्शन होता है क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, आपको पता है रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन का मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ बताएंगे क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, एनोड्स के ऊपर ऑक्सीडेशन के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। और कैथोड जो है रिडक्शंस, यहाँ पे रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा, मेटल्स ओरिजिनल मेटालिक स्टेट्स में चला जाएगा, मीन्स न्यूट्रल स्टेट में। किस मेथड में, यहाँ पे देखें अगर हमारे पास सोडियम प्लस है, जिससे मैं समझाऊंगा, यहाँ पे क्या है हमारे पास सोडियम प्लस, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करके सोडियम जीरो स्टेट में चेंज हो जाएगा। अगर हमारे पास दूसरा जो है क्लोरीन नेगेटिव फॉर्म्स में है, तो ये क्या करेगा, इस मेथड्स में क्लोरीन लॉस इट्स इलेक्ट्रॉन्स चेंज इनटू द गैसियस एटम्स। तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन्स, दो क्लोरीन्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे, दो क्लोरीन्स दो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे। ये मेथड होता है। अब यहाँ पे देखिए इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम सिंपली क्या बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो मीन्स ये जो रिडक्शन जो होता है कहाँ पे होता है, कैथोड पे, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड्स पे। ये थे इसके रिएक्शंस। अब जो ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे समझाए वो यहाँ पे लिख लेते हैं, जिससे आपको वो पॉइंट्स भी समझ में आ जाए। अकॉर्डिंग टू अर्नस, इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो डिसॉल्व इन वाटर, इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन वाटर, तो ये क्या हो जाता है, डिसोसिएट इनटू आयंस। और आयंस कौन से होते हैं हमें पता है, ये कैटाइन और एनाइंस। ठीक, कैटाइंस और एनाइंस रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी, responsible for conduction of electric current। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कौन सा होता है, अल्टरनेटिव करंट्स होती है या डायरेक्ट करंट होती है। ये कभी भी अल्टरनेटिव करंट्स को कैरी नहीं कर देगा, डायरेक्ट करंट। ठीक है, और उसके बाद ये जितने भी आयंस हैं मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऑल दी आयंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरी करंट या फ्लो ऑफ करंट। और कंडक्टिविटी किसके ऊपर से डिपेंड करा था, हमने अभी बोला कि जो कंडक्टिविटी होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करा है, स्पीड ऑफ आयंस और कंसंट्रेशन ऑफ आयंस के ऊपर। तो मीन्स कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, सेकंड स्पीड ऑफ आयंस। तो अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ आयंस से इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी क्या होती है, और स्पीड ऑफ आयंस इंक्रीज होने से कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती है। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस से ये शो करता है डायरेक्ट रिलेशन। कौन सा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन।
जैसे ही कंसनट्रेशन ऑफ आयंस इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और सेकंड जो स्पीड ऑफ आयंस है इसके साथ भी ये कौन सा रिलेशन शो करता है, डायरेक्ट रिलेशंस। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है, कंसनट्रेशन ऑफ आयंस इंक्रीज करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, अगर स्पीड ऑफ आयंस इंक्रीज करें तो कंडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज होगी। तो मीन्स दोनों के साथ क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन शो करता है। अगर कंसनट्रेशन ऑफ आयंस डिक्रीज करें तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे बात किया था कि जो आयंस होते हैं कैटायंस और एनायंस ये कहते हैं अलो दी करंट्स करते हैं। जैसे ही आयंस ज़्यादा होंगे कंडक्टिविटी जो क्या होती है, अलो ऑफ करंट्स क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, आज ये जो था हमारे पास क्या था, अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, किस मेथड में किस पॉइंट के हिसाब से हमने आपको समझने की कोशिश। अगर ये एग्जांपल्स की बात करें, अगर हमारे पास क्या होता है सिल्वर क्लोराइड, ये क्या हो जाए, डिसोसिएट्स हो जाता है किस में, सिल्वर प्लस क्लोरीन। ठीक है, सिल्वर क्लोरीन। तो ये क्या है यहाँ पे, ये जो साइंस है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो कोई भी पूछे ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो कंप्लीट डिसोसिएट का मतलब क्या है, जो सिल्वर क्लोराइड्स का आयन, सिल्वर क्लोराइड था वो कंप्लीट किसमें, सिल्वर आयंस प्लस क्लोराइड आयंस में क्या हो जाता है, ये डिसोसिएट्स कंप्लीट सी, मीन्स ये जो जितने थे ये सारे किसमें, आयंस में चेंज हो गए। ये कहते हैं अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं तो क्या होगा, हम बोलते हैं ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड हो गई है इनके पास। ठीक है, तो अगर सिल्वर क्लोराइड्स को हम इंक्रीज़ करें तो ये सिल्वर क्लोराइड्स के हम इंक्रीज़ करें, डिसोसिएट्स कहाँ पे, इस तरफ चेंज हो जाएगी। अगर हम सिल्वर क्लोराइड्स को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, इसको कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करते हैं, तो अगेन जो सिल्वर आयंस और क्लोराइड्स ने रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट्स। तो इस वजह से यहाँ पे ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट्स अचीव करते हैं। तो ये चैप्टर एक सेपरेट चैप्टर है इक्विलिब्रियम्स की, वहाँ पे हम बात करेंगे आपको अच्छे तरीके से समझाने की। जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक होता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो क्या होते हैं, किस मेथड्स में, उनकी बात करेंगे। मोस्टली जो इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स थे हमने स्टडी कर चुके हैं, जैसे हमने यहाँ पे बताया एनोड कैथोड पे कौन से रिएक्शंस होते हैं, ये दरअसल क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में। फर्स्ट जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक है वो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर किस वजह से होता है, तो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रोलाइट्स ड्यू टू दी कैटायंस और एनायंस, तो ये दोनों क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रोलाइट किस वजह से, अब हमने आपको बताया था ड्यू टू आयंस, किस वजह से, आयंस की वजह से होता है। और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स गेन किस पॉइंट्स पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन, और दूसरा जो होता है इलेक्ट्रॉन लॉस। अब यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तो वो कहाँ से होंगे, उतने इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे। तो उस वजह से ये क्या इस्टेब्लिश करते हैं, एक इक्विलिब्रियम, में इक्विलिब्रियम होती है, मीन्स जितना इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं तो इतना इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लॉस होते हैं। तो इनको सिंपली आप इक्वल लिख लें, तो इस साइंस को हटा के यहाँ पे क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू। अब इलेक्ट्रॉन्स गेन किस पॉइंट्स पे होंगे और इलेक्ट्रॉन्स का जो लॉस होता है वो किस पॉइंट्स पे होता है। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं तो वो किस पॉइंट्स पे गेन होते हैं। दो जो इलेक्ट्रोड्स थे हमारे पास, एक इलेक्ट्रोड कैथोड था इलेक्ट्रोड में, और दूसरा क्या था, एनोड। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो कैथोड पर क्या था, नेगेटिव चार्ज। तो मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होगा, तो मीन्स ये जो एनोड थे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा और कैथोड जो है वो क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय एनोड होगा और लॉस बाय कैथोड। ये दोनों क्या होते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन्स गेन एनोड करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लॉस होंगे, कैथोड से, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो प्रोडक्ट फॉर्म्स होता है कैथोड और एनोड्स के ऊपर, वो किस तरीके से, किस मेथड्स में होती है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म्स एट कैथोड एंड एनोड, तो यहाँ पे देखें प्रोडक्ट फॉर्म्स जो एनोड्स पे हो रहा था वो कौन सा था और कैथोड्स पे जो रहा वो कौन सा था। अब यहाँ पे जो रिडक्शंस जो था सोडियम मेटल, अगर हम सोडियम क्लोराइड को डिसोसिएट करते हैं, सोडियम क्लोराइड आयंस में डिसोसिएट होता है।
सोडियम कहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं रिडक्शन, और रिडक्शन कौन से पॉइंट पर कैथोड्स पे होता है। और उसके बाद अगर हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीडेशन पे होते हैं, वो कहाँ पे होता है एनोड्स पे होता है। तो मीन्स प्रोडक्ट्स जो फॉर्म्स होता है कैथोड के ऊपर वो कौन सा होता है। अगर हम सोडियम क्लोराइड्स की बात करें तो ये कहता है सोडियम मेटल्स के फॉर्म्स में। अगर हम एनोड्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है क्लोरीन गैस फॉर्म्स हो जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट्स आप याद रखना कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव हम कहते हैं उनको, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों कहते हैं। हम उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव उस वजह से कहते हैं कि जो भी एलिमेंट्स फॉर्म्ड कैथोड पे हो जाए एंड एनोड्स पे हो जाए। अब जो भी कैथोड्स पे फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। उस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, अब कोई पूछे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स उसको क्यों कहते हैं, क्यों कि जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्म्स होता है कैथोड के ऊपर तो वो क्या होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्म्स होते हैं एनोड पे ऊपर तो हम उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये आप बार बार सुनते हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ये दरअसल इस वजह से होते हैं कि जो कैथोड्स पे फॉर्म होंगे और जो एनोड्स पे फॉर्म होंगे। जो कैथोड पे फॉर्म उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो एनोड्स पे फॉर्म होंगे उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ये दरअसल मेटल्स एंड हाइड्रोजन। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं सारे नॉन मेटल्स। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आप याद रखना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से हैं, सोडियम, हाइड्रोजन और अदर नॉन मेटल्स। ये इस पॉइंट्स में होगा। मेटल्स एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो क्या कहलाते हैं एनोड्स पे होते हैं, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। तो अब जो हम पॉइंट्स की बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट्स फॉर्म्स एट कैथोड और एनोड। अब ये जो प्रोडक्ट्स फॉर्म्स होता है जाहिर सी बात है इसके मास भी फॉर्म्ड होगा, मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड एट इलेक्ट्रोड्स, तो वो किस मेथड्स में होता है। तो ये जो मास ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ किसी भी मॉलिक्यूल्स जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है कहाँ पे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, तो ये जो है हम फेराडे लॉ में स्टडी करेंगे, फेराडे लॉ। तो इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर होगा या इसके बाद वाला लेक्चर मास ऑफ सब्सटेंस फॉर्म तो फेराडे लॉज। फेराडे के दो लॉ होते हैं, एक को फर्स्ट लॉ बोलते हैं और सेकंड लॉ बोलते हैं। दो लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ फेराडे। अब यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास जो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में या इलेक्ट्रोलाइट्स में जो प्रोसेस होता है उसमें जो रिएक्शंस होते हैं वो कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो इस वजह से इसको एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि इलेक्ट्रोलाइट्स में जो रिएक्शंस होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइसिस में जो रिएक्शंस होता है वो दरअसल कौन सा रिएक्शन है, वो बात याद रखना कि ये रिडॉक्स रिएक्शंस होती है। रिडॉक्स का मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये दोनों रिएक्शंस यहाँ पे होते हैं। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, रिडक्शंस किसको बोलते हैं, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया भाई। अब यहाँ पे बताया था कि रिडक्शंस उसको बोलते हैं जिसमें क्या हो जाए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, और ऑक्सीडेशन उस रिएक्शन हो जहाँ पे क्या हो जाए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। दरअसल कहीं पर भी ये रिएक्शंस सेपरेटली रिडक्शंस और सेपरेटली ऑक्सीडेशंस नहीं हो गया। तो मीन्स ये जो दोनों रिएक्शंस होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शंस दोनों एट ए टाइम सिमल्टेनियसली, एक साइड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो दूसरे साइड पे क्या होगा रिडक्शंस भी हो रही होगी एट अ टाइम, सेम टाइम्स पे। तो ये था हमारे पास थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। किसने बताया था सारा, आयरनस ने 1887 में। तो ये था आज का लेक्चर, और इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन और आयनस के कंपैरिजन के ऊपर, और फर्दर भी हम इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।